जेट एयरवेज की कहानी में नया मोड़ आ गया है। कंपनी के मौजूदा निवेशक एतिहाद की चिट्ठी जेट की परेशानी बढ़ा सकती है। एतिहाद के ग्रुप सीईओ ने एसबीआई को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एतिहाद जेट में ₹1.5 प्रति शेयर पर निवेश को तैयार है, मगर ₹150 माफ कीजिएगा रुपए प्रति शेयर निवेश के लिए तैयार है, मगर इससे पहले उनकी कुछ शर्तें भी हैं। जबकि आज शेयर का मौजूदा भाव करीब ₹250 रहा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हेमंत घई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेमंत, अब क्या अब डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? एतिहाद क्या चाह रहा है, किन शर्तों पर वो तैयार होगा इस डील के लिए, आप बताइए जरा हमें डिटेल से। या वो सहारा देंगे लेकिन सही भाव पर सहारा देंगे, इस भाव पर सहारा नहीं देंगे। और वो सहारा देंगे तो कई शर्तें हैं उनकी, वो उन्होंने दरअसल बोर्ड के सामने रखी है और बहुत ही सही शर्तें हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा डालेगा तो वो चाहेगा कि जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो दरअसल कंट्रोल ना रखे। तो इसी तरह की उन्होंने शर्तें रखी हैं। वो कह रहे हैं नंबर 1 शर्त कि गोयल साहब जो हैं, नरेश गोयल जी, इवन उनकी फैमिली का कोई भी आदमी इस बोर्ड पर ना रहे। यानी जो खबरें बीच में चल रही थी कि उनके बेटे नरेश गोयल साहब के विहान गोयल, इनको सीट दे दी जाए, तो देखिए आज एतिहाद ने साफ कर दिया है कि वो दरअसल पैसा ₹150 भी तब लगाएंगे जब गोयल साहब हट जाएंगे बोर्ड से। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि नया बोर्ड का गठन होगा। नया बोर्ड जो होगा वो 9 मेंबर का बोर्ड होगा। और आपको पता है कि विदेशी एयरलाइन कंपनी कोई भी भारत में पूरी तरह से हिस्सेदारी नहीं ले सकती। तो उनका मानना ये है कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बने और उस बोर्ड में मेंबर्स हों। जेट के जो गोयल साहब हैं, जो प्रमोटर थे, उन्होंने जो हैं वो अपने एक नॉमिनी दरअसल नियुक्त करें, एसबीआई अपने नॉमिनी नियुक्त करे, बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हों। तो एक पूरी तरह से नए बोर्ड की वो बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अब क्या गोयल साहब इन सारी शर्तों के लिए मानते हैं, लेंडर्स इसके ऊपर किस तरह की ओपिनियन रखते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि स्थिति इतनी गंभीर है इस एयरलाइन की, हफ्ते भर भी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है और इसीलिए सरकार को इंटरवीन करना चाहिए तुरंत। कह रहे हैं कि सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब को तुरंत फैसला लेना चाहिए। यानी ये मामला अब लेंडर से आगे बढ़ चुका है, ये मामला अब सरकार के ऊपर आ चुका है। और इस चिट्ठी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी लिखी है कि अगर एतिहाद इसमें शेयर खरीदता है तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनको ओपन ऑफर ना लाना पड़े, इसकी भी एक मंजूरी मिले लिखित में सेबी से। तो बहुत सारी शर्तें उन्होंने सामने रखी हैं और इन शर्तों के ऊपर अब देखना यह है कि लेंडर एसबीआई क्या करता है। समझ में यह आ रहा है कि मामला बहुत ही अब मुश्किल भरा हो गया है। समझ में ये आ रहा है कि मामला अब सरकार को कोई फैसला लेना होगा। ध्यान रखिए, चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार क्या इस तरह का फैसला लेती है, जेट एयरवेज को मदद करती है, एतिहाद को राहत देती है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जो भाव है इसके नीचे दरअसल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार, इस भाव पर नहीं। तो एतिहाद बार्गेन करते हुए, धन्यवाद हेमंत। इस खबर पर नजरें बनी रहेगी हमारी। इसी खबर पर जेट एयरवेज का बयान भी आ गया है और जेट एयरवेज ने कहा है कि रेजोल्यूशन प्लान पर शेयरधारकों से बातचीत जारी है, कंपनी की स्थिति बेहतर करने पर काम हो रहा है। जेट ने यह भी कहा है कि प्लान पर एसबीआई कंसोर्शियम से बातचीत अभी चल रही है। सस्ते घर यानी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों को इस अंतरिम बजट में बड़ी राहत की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसी कंपनियों को मिलने वाली टैक्स राहत को आगे भी जारी रखने का ऐलान कर सकती है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, अंतरिम बजट में एक और बात सामने आती हुई कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक पुश देने की तरफ ये कदम हम माने, क्या अभी आपको जानकारी मिल रही है इस पर?
बिल्कुल आपने सही कहा। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है या फिर कहें सस्ते घर की योजना है, उसको और ज़्यादा सरकार बढ़ावा देना चाहती है और आगे भी सस्ते घर की योजना बनती रहे, प्रोजेक्ट आते रहें, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। इसीलिए सस्ते घर बनाने वाले जो बिल्डर हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपर हैं, उनको जो इनकम टैक्स में रियायत मिलती है, वो रियायत आगे भी जारी रखने का ऐलान बजट में किया जा सकता है, जो 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या था, आपको शायद याद होगा कि फरवरी 2016 में सरकार ने जो बजट पेश किया था, तो उसमें कहा था कि जो भी सस्ते घर बना रहे हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें घर की जो अधिकतम साइज है 30 स्क्वायर मीटर है 4 बड़े शहरों में और 60 स्क्वायर मीटर है बाकी शहरों में, तो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जो मुनाफा कंपनी कमा रही है, डेवलपर कमा रहे हैं, उस मुनाफे पर 100% डिडक्शन मिलेगा, यानी उस मुनाफे पर कोई आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये घोषणा सिर्फ 3 साल के लिए की गई थी, यानी जो इस 3 साल के भीतर ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। 3 साल की मियाद 31 मार्च 2019 यानी इसी साल खत्म हो रही है। चूंकि सरकार का फुल बजट जुलाई में पेश होना है, तो सरकार नहीं चाहती कि इस योजना को खत्म किया जाए बीच में ही, इसलिए सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है और इसका ऐलान बजट में किए जाने की पूरी संभावना है। यानी सस्ते घर जो बनाएंगे बिल्डर, उनको सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। वो सस्ते घर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बनाएंगे, तब वहां पर उनको 30 स्क्वायर मीटर घर बनाएंगे तब रियायत मिलेगी। बाकी शहरों में अगर 60 स्क्वायर मीटर के घर बनाएंगे तब ये रियायत मिलेगी। ठीक है, तो टैक्स की रियायत जो है बढ़ सकती है उन बिल्डर्स के लिए जो सस्ते घर बनाएंगे। अंतरिम बजट में इससे जुड़ा ऐलान हो सकता है। लक्ष्मण रॉय यही एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए थे। बढ़ते आगे। कल की तेजी के बाद आज बाजार उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा है। बाजार में आखिरी घंटे में बाजार ने दिन भर की बढ़त को भी गंवाया है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों सपाट लेकिन हरे निशान में ही बंद हुए हैं। बाजार की चाल पर बात करते हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं हर्षदा सावंत। हर्षदा, आज के दिन को कैसे समराइज करेंगी? ठंडा सत्र था, उससे ज्यादा नहीं। शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा ऊपरी लेवल से बाजार में हल्की हल्की मुनाफा वसूली आई। देखिए 10,900 पर एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी है और उसके पार निकलना काफी मुश्किल हो गया है। उस लेवल के करीब आते ही बड़े पैमाने पर लोग अपनी पोजीशंस तेजी की काटने लगते हैं या फिर नई मंदी की पोजीशन लेने लगते हैं और वो एक बहुत ही क्रूशल लेवल माना जा रहा है। आज के दिन भी 10,928 के स्तर पर हम पहुंचे और उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। ऊपरी लेवल से फिर मुनाफा वसूली का शिकार हुए। मेटल और एफएमसीजी शेयरों में आज ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन ऑयल एंड गैस कंपनियों में खरीदारी का सिलसिला आज भी जारी था और आईटी कंपनियों ने भी थोड़ा सा सहारा दिया है मार्केट को। जेट एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। एतिहाद कह रहा है 150 रुपए प्रति शेयर देने को तैयार है, उसे निवेशक नाखुश रहे और आज स्टॉक में करीब करीब 9% की गिरावट दर्ज हुई। तो अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज का बताइए। एक तो आपने बता दिया बड़ा एक्सीडेंट जेट रहा है जी, इनफैक्ट वही मेरी सूची का पहला शेयर भी है जो आज सबसे ज्यादा खबरों में रहा है। जेट एयरवेज 9% नीचे और सारे डिटेल सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कंसोर्शियम से बात कंपनी कर रही है। एतिहाद ने ऑफर दिया है 150 रुपए प्रति शेयर का और कुछ रियायतें भी चाहते हैं, ओपन ऑफर नहीं लाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स नरेश गोयल के वोटिंग राइट्स कम होने की भी खबर आई अगर वो डील होती है। प्राइस यहाँ पर लिक्विडेट होता हुआ आज के सत्र में, लेकिन बीपीसीएल फोकस में था क्योंकि बीपीसीएल की जो 61% हिस्सेदारी है असम की रिफाइनरी में, वहां पर सरकार ने कह दिया एक्सपेंशन पर काम होगा, 22,000 करोड़ रुपए देंगे और 1.5% का उछाल देखने को मिला। आईडीबीएफसी फर्स्ट बैंक का आज ये पहला फर्स्ट दिन था ट्रेड का मर्ज्ड एंटिटी का और वो 2.5% ऊपर। डीसीबी के नंबर्स हमने देखा ऑन द फेस ऑफ इट फ्लैट रहे, लेकिन स्लिपेजेस यानी कि खराब आंकड़े, जो खराब खाते हैं जहां पर रीपेमेंट नहीं हो रहा है, उनकी संख्या पिछले तिमाही से बढ़ गई। स्टॉक लगभग 1% टूटा, लेकिन बैंकों में आज ज्यादा जोश देखने को मिला है, इसीलिए इंडेक्स सहारा दे रहा था और 80 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर जाकर हम टिके हैं। पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, यूनियन और इंडसइंड बैंक, तो एक मिक्स था निजी और सरकारी बैंकों के बीच, जहां पर आज हमने देखी है खरीदारी। इंडेक्स के गेनर्स पर आइए तो इंडिया बुल हाउसिंग में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। विप्रो नंबर से पहले यहां पर एक्शन दर्ज हुआ है। इंफोसिस और ग्रासिम में हमने देखा एक अच्छी खरीदारी का सिलसिला आज फिर जारी है, लेकिन वो स्टॉक जिन्होंने बाजार पर भार डाला उनमें मेटल कंपनियां शामिल थी। खासकर स्टील कंपनियों में आप देखिए जेएसडब्ल्यू और सेल और वेदांता कल की तेजी के बाद टिक नहीं पाया, 1.5% नीचे। टाटा मेटालिक्स के नंबर्स भी थोड़े फीके रहे हैं, इस हफ्ते की शुरुआत में आए और वहां पर आज भी बिकवाली की पोजीशंस बनी रही। इंडेक्स के लूजर्स में भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और यूपीएल जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज दबाव जरूर बनाया। इसके अलावा एफएमसीजी में HUL 1% नीचे, तो एशियन पेंट्स में भी हमने देखा 1.25% का नुकसान।
धन्यवाद हर्षदा बाजार के इस पूरे अपडेट के लिए। और अगली खबर, आईएलएनएफएस संकट के कारण प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक आईएलएनएफएस और इसकी ग्रुप कंपनियों में प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स के करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अगर ये पैसा डूबा तो पेंशन फंड्स का रिटर्न घट सकता है। इस खबर पर और डिटेल्स देने के लिए प्रतीक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, ये तो बुरी खबर है। देखिए, जो पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स हैं उनके करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि आईएलएनएफएस की जब AAA रेटिंग थी उस वक्त जो पेंशन फंड्स हैं या प्रोविडेंट फंड्स हैं उन्होंने जो उनके बॉन्ड्स हैं वो खरीदे, उनको लोन दिए। लेकिन अब चूंकि आईएलएनएफएस खुद एक वित्तीय संकट से जूझ रही है, करीब 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज उसके ऊपर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो पैसा पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स की तरफ से लगाया गया है उस पैसे की रिकवरी कैसे होगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो आम निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा इसमें डाल रखा है इन फंड्स में, उनके लिए बुरी खबर इस लिहाज से है कि जो उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, जैसे कि अगर आप ईपीएफओ का अभी करंट इंटरेस्ट रेट देखें तो करीब वो 8.55% का है, तो वो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको घटता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं से भरपाई तो होनी ही है। धन्यवाद प्रतीक इस पूरी खबर के लिए। और बताना चाहेंगे कि इस मामले में आईएलएनएफएस से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक आईएलएनएफएस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार पर संकट के बादल और कुर्सी का ड्रामा घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 7 से 8 कांग्रेस विधायकों के बगावत की चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 104 विधायकों को गुरुग्राम के ग्रैंड आईटीसी रिजॉर्ट में जमा कर रखा है। आज वहां पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधायकों की बैठक की, तो वहीं होटल के बाहर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। इधर सरकार से समर्थन वापस ले चुके 2 निर्दलीय विधायकों के वापस आने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 224 कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के 89, जेडीएस के 37 और अन्य 3 सदस्यों के सहयोग से सरकार चल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। एमएलए को तोड़फोड़ के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। एमएलए को डराना, धमकाना और इनकम टैक्स का डर बताना, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का डर बताना और जितने भी संस्थाएं उनके पास है, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, ऐसे संस्थाओं का डर बता के लोगों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में 2 निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। आज आवाज अड्डा में हमारा सवाल इसी पर है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार बना लेगी? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। शीला दीक्षित ने आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया, लेकिन इसी के साथ नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जब शीला दीक्षित का स्वागत समारोह हो रहा था, तब 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर वहां आगे की लाइन में बैठे थे। अब बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया है और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस 1984 दंगों के आरोपियों को पनाह दे रही है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा है कि टाइटलर की मौजूदगी सिखों के लिए साफ संकेत है। गांधी परिवार हमेशा से सिख विरोधी रहा है। आज शीला दीक्षित जी के स्टेज पे जो बैठे हुए हैं जगदीश टाइटलर, ये सीधा जो इस खानदान का इतिहास है कि सिखों के विरोधी, सिखों के कातिल जो इसकी दादी ने किया, इनके पिता ने किया, आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई हैरानी नहीं कि जब अदालत ने लिख के दे दिया, जो हर एक इंसान जानता है, विदेश तक सब जानते, हर एक सिख जानता है, आज भी हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि सिखों की हत्या भाड़ में जाए, हम तो अभी हमको ये ज़्यादा प्यारे हैं।
से पहले सरकार रेल यात्रियों को नई सुविधाएं देकर खुश करना चाहती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 2 महीने में 68 स्टेशनों को यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा। और ये खबर लेकर आ रही है दीपाली नंदा। दीपाली, रेलवे स्टेशनों की एकदम कायाकल्प की तैयारी है, किस तरह से प्लानिंग चल रही है उन्हें चमकाने की? देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, रेल मंत्रालय कई ऐसे कदम उठा रहा है जिनका सीधा सरोकार रेल यात्रियों से है, आम जनता से है। अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगले 2 महीने यानी कि मार्च तक 68 रेलवे स्टेशनों पर जो यात्री सुविधाएं हैं उन्हें मजबूत किया जाएगा। इन स्टेशनों में हरिद्वार, शिमला, वर्धा, पुणे, विशाखापट्टनम जैसे रेलवे स्टेशन शामिल है। अगर हम यात्री सुविधाओं की बात करें तो मुख्य तौर पर जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। जो बैठने की सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, वाटर वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर काफ़ी रश होता है वहाँ पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई जाएंगी, और जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज को मरम्मत करने की ज़रूरत है उनका रेनोवेशन भी किया जाएगा। जानकारी ये भी दी जा रही है कि रेल मंत्रालय ने हर स्टेशन के हिसाब से DRM को 20 करोड़ का बजट भी सैंक्शन कर दिया है। और ख़ास बात ये है कि जो समय सीमा सभी अधिकारियों को दी गई है ये पूरा काम करने की, वो 2 महीने यानी कि मार्च, तो इसको देखा जा रहा है कि मार्च तक सभी जो काम है इसे पूरा करना है। और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस तरह के कदम काफ़ी ज़्यादा रेल मंत्रालय की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद दीपाली। तो अगली बार जब आप ट्रेन से यात्रा करेंगे, दीपाली की खबर के मुताबिक 2 महीने बाद आपके रेलवे स्टेशन का हुलिया जो है वो बदलने वाला है। साफ सफाई से लेकर ब्यूटिफिकेशन की एक मैसिव ड्राइव चलने वाली है। दीपाली बता रही थी 68 स्टेशनों में ये सुधार करने जा रहे हैं, जिसमें कि मदुरई, गोरखपुर, वर्धा, विशाखापट्टनम जैसे स्टेशन शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। हवाई यात्रा पर लगने वाले कई सारे चार्जेस में अब एक और चार्ज जुड़ गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको अपना सामान चेक इन कराने के लिए भी अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। प्रति यात्री 5 रुपए से 50 रुपए के बीच का ये नया चार्ज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 फरवरी से लागू होने वाला है। तो क्या है ये नया चार्ज और क्यों दिल्ली वालों को ये देना पड़ेगा, समझते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह जो एविएशन कवर करते हैं उनसे। रोहन, ये नया चार्ज जरा बताइए, अब 1 फरवरी से ये क्या है? ये एयरपोर्ट पे कुछ स्कैनिंग चार्ज लगने जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है इसे? जी, ये नया चार्ज बैगेज की चेक इन के नाम पे लिया जाएगा आपसे। जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो सामान को स्कैन करने की जिम्मेदारी होती है, हालांकि वो तो CISF की होती है, लेकिन इस सामान को चेक इन से लेकर एयरक्राफ्ट के बेड़ी तक ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो एयरपोर्ट जो ऑपरेटर है उसकी होती है। तो अब एयरपोर्ट ऑपरेटर ने ये चार्ज एयरलाइन से लेने का फैसला किया है। पिछले साल एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये इजाज़त दे दी थी कि एयरपोर्ट ऑपरेटर चाहे तो ये चार्ज ले सकता है। तो इसकी शुरुआत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने की है और उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जो बाकी बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ भी ये चालू हो जाएगा। कुल मिला के हर फ्लाइट पर, अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट की बात करें तो 110 रुपये से लेकर 880 रुपये तक जो चार्ज लिया जाएगा हर फ्लाइट को लेकर। और अगर इंटरनेशनल अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो लगभग 150 से लेकर 210 के बीच चार्ज किया जाएगा डॉलर्स में। तो इसको अगर पर हेड पैसेंजर से अगर उसमें कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के बीच बनता है, जो कि हर पैसेंजर से आपको लिया जाएगा। पहले ही कई सारे आप चार्जेस देते आ रहे हैं। अगर हम बेस फेयर और सरचार्ज को छोड़ दें तो भी यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस, पैसेंजर सर्विस फ़ीस वो आप देते ही हैं। दिल्ली में पिछले साल ही पैसेंजर सर्विस फ़ीस को बढ़ाया गया था 70 रुपये प्रति पैसेंजर के हिसाब से। उसके अलावा हर एयरलाइंस आपसे पसंदीदा सीट के लिए आपको अलग लेती है। कुछ एयरलाइंस ने, मसलन इंडिगो ने पिछले साल आपको वेब चेक इन के लिए अलग लेना शुरू किया था। तो उसके बाद अब आपको एक और, हालांकि वो काफ़ी छोटी रकम है 5 से 50 के बीच, लेकिन वो अब आपको 1 फरवरी से देने पड़ेंगे। चलिए, तो 1 फरवरी से जब आप दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे तो एक एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद रोहन। और रोहन बता रहे थे ये तो महज शुरुआत है, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हो रही है और आगे कुछ और एयरपोर्ट्स पर भी हम शायद इस तरह के चार्जेस देते हुए लेना शुरू किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के आधे से ज्यादा छात्रों को बेसिक गणित नहीं आती। ये खुलासा हुआ है एनजीओ प्रथम की असर रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं क्लास के 56% छात्रों को बेसिक गणित नहीं आती। वहीं कक्षा 5 के 72% छात्रों को भाग करना, मल्टीप्लाई करना नहीं आता है।
तो अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो ध्यान दें, दरअसल ये एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट है और इसमें खुलासा हो रहा है कि देश की जो प्राइमरी शिक्षा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में, वहां स्कूल के आधा से ज्यादा छात्रों को बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल भी सुलझाने में दिक्कत आ रही है। तो कैसे बच्चों को होशियार बनाएं, क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या किया जाए, यहाँ पर आज हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर हमारी खास पेशकश नील बटा सन्नाटा में।